हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, जो कि है एनवायरनमेंट। ये हम पढ़ेंगे नोट्स के थ्रू। ठीक है, नोट्स के थ्रू मतलब चैप्टर हम सारे पढ़ेंगे, मतलब चैप्टर हम पूरा पढ़ेंगे, लेकिन जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने नोट्स की फॉर्म में आपके लिए तैयार किया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट के सारे क्वेश्चन जो हैं आप इस नोट्स के थ्रू आंसर कर पाएंगे, और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, वो भी साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कमिंग टू द पॉइंट, थोड़ा पढ़ लें। अब फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्या है एनवायरनमेंट? जो चैप्टर का नाम ही है, एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट जो वर्ड है, फ्रेंच वर्ड एनवायरनर से आया है। एनवायरनर का मतलब होता है नेबरहुड। ठीक है, नेबरहुड का मतलब तो पता ही होगा आपको, पड़ोसी। जो आपके आसपास जो चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, जैसे कोई भी प्लेस है आपके पास, आप कहाँ रहते हो, ठीक है, वो कौन आपके आसपास रहते हैं, जो पर्सन्स हैं। ठीक है, थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स जितनी भी आसपास आपके हैं। नेचर, जो हमारा जिस नेचर मतलब हमारा जो पेड़ पौधे हैं, ये सब नेचुरल जो चीज़ें हैं आपकी हमारे आसपास, उनको दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई प्लेस हो जहाँ आप रहते हो, कोई पर्सन आपके आसपास हो, कोई नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, नेचुरल चीज़ हो, तो ये सब हम क्या बनाती है? एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट होता क्या है? एनवायरनमेंट होता है नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट से मिलकर के। नेचुरल एनवायरनमेंट होता है एक ह्यूमन मेड। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो भगवान से हमें ऐसा कैसा मिले, जिसके अंदर हमने कोई फेरबदल या फिर कोई मॉडिफिकेशन ना की हो, वो होता है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब होता है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? ठीक है, जो ह्यूमन से बनाया होता है। ह्यूमन्स ने बनाया मतलब ह्यूमन्स ने नेचुरल रिसोर्सेज में थोड़ी अपने हिसाब से मॉडिफिकेशंस करके जो चीज़ें बनाई होती है, वो आती है हमारी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में। नेचुरल एनवायरनमेंट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, दैट इज़ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट में। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लैंड, टेबल, एयर, वाटर, ये सभी हमारी आती हैं एबायोटिक कंपोनेंट में। ठीक है, क्वेश्चन क्या आता है अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ एनवायरनमेंट? अब ये बस सिर्फ 2 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाए आपका, तो आप क्या लिखोगे इसमें? तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिख दो। अब टीचर ज़्यादा ही, आपको पता होगा आपकी टीचर कैसी हैं, या फिर कितना वो मटेरियल आपसे मांगती है, डिमांड करती है। तो अगर आप 3 पॉइंट्स लिखोगे, उसके लिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है और 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन। तो समझ में आया एनवायरनमेंट अगर आ जाए क्वेश्चन तो आपको कैसे उसे आंसर करना है, इज़न्ट इट? अब आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है, नेचुरल कंपोनेंट, ह्यूमन मेड कंपोनेंट एंड ह्यूमन। ठीक है, नेचुरल कंपोनेंट्स में पढ़ेंगे हम एयर। एयर होता है हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर आती है हमारी एयर। हाइड्रोस्फीयर को हम कहते हैं वाटर। जो हमारा वाटर होता है वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। लिथोस्फीयर होता है हमारा लैंड। ठीक है, और बायोस्फीयर मतलब लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो आती है हमारी बायोस्फीयर के अंदर। अब है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ठीक है, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या आता है? ह्यूमन मेड मतलब जो ह्यूमंस ने बनाया है। ह्यूमंस ने जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी मदद से कोई भी चीज़ बनाई है, वो आती है हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट में। जैसे क्या? पार्क, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज़, मॉन्यूमेंट्स, ब्रिजेस, रोड्स एक्सेट्रा, ये सभी चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई है, तो ऑब्वियसली फॉर श्योर ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में हमने लिखी है। अब ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन तो आपको पता है क्या होता है, जो हम हैं इंसान। अब इंसान क्या? इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, वो आता है हमारा ह्यूमन एनवायरनमेंट में। आपकी फैमिली, जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, वो कम्युनिटी, आप किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। पॉलिटिकल सिचुएशन, जैसे कोई भी पार्टी जो है, जैसे बीजेपी पार्टी है या फिर कांग्रेस, इस तरीके की कोई भी पार्टी, वो भी हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती है। इकोनॉमिक सिचुएशन, इकोनॉमिक मतलब रिच या पुअर, ये सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं। रिलीजन, एजुकेशन, ये सभी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है? यही क्वेश्चन आपका व्हाट इज़ एनवायरनमेंट 4 नंबर में आ जाए या 5 नंबर में आ जाए, या क्वेश्चन ऐसे भी आता है, एंड व्हाट इज़ एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट कंपोनेंट्स, या नेम द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एनवायरनमेंट लिखोगे, उसकी डेफिनेशन, उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। इस तरीके से या तो चार्ट बना दो, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, नहीं तो नेचुरल एनवायरनमेंट लिख करके इज इक्वल्स टू एयर, एटमॉस्फेयर,
वाटर, हाइड्रोस्फीयर, ब्ला 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 जो है उसको लिख दो, ठीक है, इस तरीके से। तो क्वेश्चन समझ में आया किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपको क्या लिखना है, ठीक है। आगे हम क्या पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में, जो ह्यूमन मेड है और ह्यूमन एनवायरनमेंट है, आगे नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको पता है पार्क, बिल्डिंग, इंडस्ट्रीज़, इनके बारे में आप क्या पढ़ोगे, इंडिविजुअल, इनके बारे में क्या पढ़ोगे। पढ़ने के लिए जो है वो है हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। इसके बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है। अब है नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। लिथोस्फीयर जो था हमारा, क्या था लिथोस्फीयर? लैंड। लैंड के बारे में पढ़ते हैं। सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ अर्थ। जो सॉलिड और टॉप मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो कौन सी होती है? लैंड, जिस पे हम रहते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा लिथोस्फीयर। ये डेफिनेशन है लिथोस्फीयर की। सीधा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज़ लिथोस्फीयर, क्या लिखोगे? इट इज़ द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। ये जो है रॉक्स और मिनरल से कवर होती है और इसके ऊपर एक थिन लेयर होती है सॉइल की। किसके ऊपर? लिथोस्फीयर के ऊपर, ठीक है। लिथोस्फीयर की बात कर रहे हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है? रॉकी लेयर और रॉक्स और मिनरल्स की लेयर एंड अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। लिथोस्फीयर इज़ अ इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंडफॉर्म्स। मतलब लिथोस्फीयर क्या है? इरेगुलर मतलब ऊपर नीचे, ऊबड़ खाबड़ सा रास्ता है यहाँ पे, ठीक है। और बहुत सारी लैंडफॉर्म्स हैं। लैंडफॉर्म्स मतलब माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स और बहुत सी वैलीज हैं, ठीक है यहाँ पे। अब लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। लैंडफॉर्म कॉन्टिनेंट्स के अलावा ओशन फ्लोर्स पे भी पाई जाती है। क्वेश्चन क्या आता है कई बारी, लैंडफॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन डैश। ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है, पॉइंट्स को समझो। यहीं से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से नहीं आने वाले हैं, ठीक है। पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे नोट्स के थ्रू इन अ वेरी क्रिस्प वे। तो जितना पढ़ रहे हैं इनमें से कुछ स्किप नहीं करना है, क्योंकि इसको भी स्किप कर दोगे आप याद क्या रखोगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग, लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट। अब लिथोस्फीयर लैंड जो है हमको क्या प्रोवाइड करता है, इतना तो हमको पता है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट होते हैं, लैंड पे होते हैं कि नहीं। ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब बहुत सारे ग्रासेस या फिर ग्रास वाला जो एरिया होता है, जिस क्या काम आता है ग्रास वाला एरिया? ग्रेजिंग पर्पस के लिए। जो काउस, बफेलोज होते हैं, हॉर्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ग्रेज करते हैं वहाँ पे, इजंट इट, मतलब घास खाते हैं। लैंड फॉर एग्रीकल्चर, लैंड को हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। या फिर ह्यूमन सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट मतलब बिल्डिंग या फिर घर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं और वहाँ पे हम रहते हैं, है कि नहीं। अब है सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। लिथोस्फीयर इज़ द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। मिनरल वेल्थ मतलब जो नेचुरल मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स मतलब कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं? लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर मतलब लैंड से मिलते हैं, खुदाई करने के बाद मिलते हैं। तो इट इज़ द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। अब क्वेश्चन आता है विच नेचुरल एनवायरनमेंट कंपोनेंट या फिर विच पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ? तो आंसर पता है, लिथोस्फीयर, तो ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, हाइड्रोस्फीयर। व्हाट इज़ हाइड्रोस्फीयर? इट इज़ द डोमेन ऑफ वाटर। डोमेन ऑफ वाटर मतलब सारे सोर्सेज ऑफ वाटर, जितने भी वाटर है हमको कहाँ से मिलता है? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर था क्या? वाटर। एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये सब जानते हैं हम लोग कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, ठीक है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनको जीने के लिए वाटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर पानी नहीं होगा तो फिर प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस कैसे करेंगे, वो अपना खाना कैसे बनाएंगे? प्लांट खाना नहीं बना पाएंगे, वो मर जाएंगे। वो मर जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? तो हम भी मर जाएंगे। तो फूड चेन ख़राब हो जाएगी, सब मर जाएंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कंप्राइजेज वेरियस सोर्स ऑफ वाटर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर, लेक्स, सीज एंड ओशंस। हाइड्रोस्फीयर के अंदर क्या होता है? जितने भी हमारे सोर्सेज ऑफ वाटर होते हैं, डिफरेंट टाइप की वाटर बॉडीज़ होती हैं, जैसे रिवर, लेक्स, सीज, ओशन, ये सभी हमारी हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती हैं, ठीक है। 3 ही पॉइंट थे तो यहीं से आएंगे क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ नहीं है आपकी बुक में हाइड्रोस्फीयर के बारे में। अब हमारा एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। एक एयर की पतली सी लेयर जो हमारे अर्थ के आसपास है,
चारों तरफ है, उसे कहते हैं एटमॉस्फेयर। हवा जो है सारी तरफ है, आपके सारी जगह आपके आसपास जो है हवाई हवाएं है, ठीक है। आगे देखो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो एटमॉस्फेयर को वो हमारे अर्थ के आसपास जो है पकड़ के रखता है। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है, विच फोर्स ऑफ अर्थ होल्ड द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो आंसर पता होगा जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको, क्या है आंसर, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेज ऑफ सन। एटमॉस्फेयर जो है हमको सन की हार्मफुल रेज जो कि क्या है अल्ट्रा वायलेट रेज, उनसे बचाता है, ठीक है। क्यों, क्या है इसमें, ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर जो है वो हमको हार्मफुल रेडिएशंस जो होती हैं, हार्मफुल जो किरणें होती हैं हमारे सन की, उनसे बचाता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं, ठीक है। वो गैसेस कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारी गैसेस। तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होती है जो कि आपकी 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93 एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%, बाकी सारी गैसेस जो बची वो। उसके अलावा होता है डस्ट एंड वाटर वेपर्स जो कि प्रेजेंट होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। अब ये परसेंटेज याद करना इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, इम्पॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसके बाद में मतलब इस चैप्टर के बाद में भी एक चैप्टर आएगा जहाँ पे आपको ये याद करना ही पड़ेगा, नाइट्रोजन कितने परसेंट है, ऑक्सीजन कितने परसेंट है, तो यार पहले ही याद कर लो, ठीक है। तो इस चैप्टर में भी यूज़ हो जाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट देखो, चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूसेस चेंज इन क्लाइमेट एंड वेदर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो चेंजेस आते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चेंज क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, किस में, क्लाइमेट में और वेदर कंडीशंस में, ठीक है। एटमॉस्फेयर में चेंजेस कैसे आते हैं, मतलब कैसे, अगर गर्मी बढ़ेगी, ठीक है, गर्मी बढ़ेगी तो मतलब क्या, समर सीज़न हमारे क्या होगा, गर्मियाँ जिनको हम कहते हैं, ठीक है। वहीं अगर ठंडी बढ़ेगी तो क्या होगा, सर्दियों का सीज़न होगा, क्लाइमेट में चेंजेस आना, ठीक है, बारिश आएगी, रेनी सीज़न, जितने भी हैं ये एटमॉस्फेयर के अंदर चेंजेस आने के कारण क्या होता है, क्लाइमेट और वेदर में चेंजेस आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, द चेंज इन एटमॉस्फेयर इट प्रोड्यूस्ड बाय वट आर द फैक्टर दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन एटमॉस्फेयर। तो आंसर बता देना है आपने, क्या है, क्लाइमेट एंड वेदर, ठीक है। तो ये वाला एटमॉस्फेयर वाला जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके बारे में काफ़ी कुछ दे रखा है। तो 5 पॉइंट दे रखे हैं, कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है आपका। कई बार ऐसे भी आता है लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाट इज़ नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट्स। तो ये एक पॉइंट तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखो उनको। बायोस्फीयर क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक्स बायोस्फीयर और लिविंग वर्ल्ड। मतलब प्लांट और एनिमल जितने भी हैं साथ में मिलकर, सारे मिलकर के क्या बनाते हैं हमारा बायोस्फीयर, जिसको हम कहते हैं हमारा लिविंग वर्ल्ड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में मिलकर के जो रहते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं जो रहते हैं साथ में मिलकर के, उससे क्या बनाते हैं वो बायोस्फीयर, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स साथ में मिलकर बनाते हैं हमारा बायोस्फीयर। आगे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा है, नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर लैंड वाटर एयर विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ ऑन अर्थ या टू सपोर्ट लाइफ। तो ये पॉइंट है, मतलब एक नैरो सा जोन, एक ऐसी जगह जहाँ पे लैंड वाटर और एयर साथ में मिलकर, जो कि इम्पॉर्टेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, रहने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है अर्थ पे, लैंड वाटर और एयर। इन तीनों की मदद से जब प्लांट और एनिमल्स साथ में मिलकर के अपनी ज़िंदगी काटें या जिए, तो उसे कहते हैं हम लोग बायोस्फीयर, ठीक है। अब बायोस्फीयर का अगर हमें डायग्राम बनाना हो, या फिर जो एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर का डायग्राम बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे, 3 सर्कल्स इंटरकनेक्ट कर दो, तीनों को जोड़ दो सर्कल्स को, जो बीच में पार्ट आएगा जहाँ पे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर तीनों सर्कल जो है कॉमन आएगा तीनों सर्कल्स में, वो होता है हमारा बायोस्फीयर। प्रेजेंटेशन इंक्रीज़ करोगे, मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ठीक है। डायग्राम इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बना सकते हो। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर को एक्सप्लेन करो, तो ये डायग्राम बिना बोले टीचर के बना देना, थोड़े मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे, ठीक है, इतनी मेहनत नहीं लगती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो हमारा क्या है, इकोसिस्टम। व्हाट इज़ इकोसिस्टम,
सिस्टम फॉर्म्ड बाय इंटरकनेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। मतलब इकोसिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरकनेक्शन मतलब कि जब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, और जो आसपास की सराउंडिंग है उस पर डिपेंडेंट हो, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। है कि नहीं? हम सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। हम प्लांट्स को खाते हैं कि नहीं? ऐसे ही प्लांट्स को बहुत सारे एनिमल्स खाते हैं, उनको कोई और एनिमल खाते हैं, जो आपने फूड चेन पढ़ा होगा, ठीक है। 10% लॉ पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो अभी आएगा। 10% लॉ साइंस का लॉ होता है। क्या लॉ होता है? अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को ईट करते हैं, लाइक अगर हम प्लांट के अंदर 100 जूल एनर्जी है, जूल होता है एनर्जी की यूनिट, 100 यूनिट एनर्जी है प्लांट के अंदर, अगर हम प्लांट को कंज्यूम कर लेंगे तो हमारे अंदर सिर्फ उसकी 10% एनर्जी जाएगी। हमें जो खाएगा उसके अंदर हमारी 10% एनर्जी आएगी, जो कि 1 होगा, लाइक, ठीक है। प्लांट के अंदर 100 एनर्जी थी, हमको किसी ने खा लिया, हमने उसको खा लिया प्लांट को, तो हमारे अंदर आई 10% उसका, जो कि 10 है, 10 यूनिट एनर्जी आई। हमको किसी ने खा लिया तो उसके अंदर आई 1 यूनिट एनर्जी, ठीक है। ये होता है क्या? ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। 10% लोग कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी वाला लॉ, जो हमारा साइंस का लॉ है। तो ऑल आर लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं आपस में जुड़े हुए हैं ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी और मटेरियल के थ्रू, मतलब फूड चेन के थ्रू हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम दूसरों को खाते हैं, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और कोई और हमको खाता है, इस तरीके से। एन ऑर्गेनिज्म कुड बी एज लार्ज एज रेन फॉरेस्ट, मतलब एन इकोसिस्टम कैन बी as large as rainforest, grassland, desert, lake, mountain, river and ocean and even small as a pond। इकोसिस्टम कितना बड़ा हो सकता है? रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट जितना बड़ा भी हो सकता है इकोसिस्टम, और जितना पॉन्ड होता है ना, पॉन्ड जितना छोटा भी हो सकता है। इकोसिस्टम का मतलब होता है इंटरकनेक्शन। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरकनेक्टेड हो, खाने के लिए जुड़े हों एक दूसरे से, जीने के लिए जुड़े हों, उसे कहते हैं इकोसिस्टम। अब बहुत सारे जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जुड़े होंगे तो बड़ा क्या बनाएंगे वो इंटरकनेक्शन, तो क्या होगा? वो इकोसिस्टम उनका बड़ा होगा। वहीं अगर थोड़ी अमाउंट में कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो होगा छोटा इकोसिस्टम। ये समझ में आया? अब देखो ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ह्यूमन एनवायरनमेंट में होते हैं दो चीज़ें, क्या? ह्यूमन प्लस ह्यूमन मेड थिंग्स। ह्यूमन खुद आते हैं ह्यूमन एनवायरनमेंट में, और ह्यूमन्स ने जो चीज़ें बनाई होती हैं वो आती हैं। कई बार ये सीधा आप ना प्रेजेंटेशन के लिख भी सकते हो, व्हाट इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ये आपका आ गया 3 मार्क्स क्वेश्चन में या 2 मार्क्स क्वेश्चन में। ये फॉर्मूला से लिख दो, ह्यूमन प्लस ह्यूमन मेड थिंग्स इक्वल्स टू ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन लिख दो या कोई एग्जाम्पल लिख दो। दैट्स हाउ यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। मार्क्स ऐसे ही मिलेंगे, और कोई तरीका नहीं है। अब देखो, ह्यूमन बीइंग मॉडिफाइज एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। ये पता है आपको और मुझे भी पता है, ठीक है। क्या पता है? कि ह्यूमन बीइंग्स जो है एनवायरनमेंट या नेचुरल चीज़ों को अपने हिसाब से उनके अंदर चेंजेस फेरबदल करते हैं, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से करते हैं कि नहीं? तभी तो हम यूज़ करते हैं। वुड होती है, उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग? चेंजेस करते हैं, वुड से फर्नीचर बनाते हैं और अपने हिसाब से उसको यूज़ करते हैं, इज़न्ट इट? सो अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। एग्रीकल्चर जो हम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं, फैक्ट्रियों में क्या करते हैं? रॉ मटेरियल जो कि नेचुरल चीज़ें होती हैं उससे हम फिनिश गुड, कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो कि हमारे काम आए। फैक्ट्रियों में जो है कुछ चीज़ें नेचुरली जो मिलती हैं उनको यूज़ किया जाता है, या फिर उनके अलावा भी कई बार नेचुरल चीज़ों से बना दी जाती है चीज़ें, फिर उनके अंदर और मॉडिफिकेशन की जाती है जो कि इंडस्ट्रीज़ में की जाती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट भी फैसिलिटी जो है हम यूज़ करते हैं किसके लिए? मॉडिफिकेशन करने के लिए, ह्यूमन मेड जो थिंग्स हम बनाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखो यार, सो टू सेव एनवायरनमेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग, परफेक्ट बैलेंस शुड बी मेड बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसीलिए एनवायरनमेंट को सेव करना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि एक परफेक्ट बैलेंस बनाया जा सके नेचुरल और ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट के बीच में। मतलब क्या? जब हमें ये पता है कि नेचुरल चीज़ें जो है, नेचर से जो मिली हमें चीज़ें हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्यों? हम उसके बिना नहीं जी सकते हैं, ठीक है, तो उन्हें बचाना भी ज़रूरी है, ठीक है। उन चीज़ों को इस तरीके से यूज़ किया जाए कि आने वाली जनरेशन जो है वो भी उसका इस्तेमाल कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो आपने कभी सुना हो या आगे जाकर के आप सुनोगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट द फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो
गेट द एडवांटेज ऑफ दोज रिसोर्सेज। मतलब आप रिसोर्सेज को यूज़ करो लेकिन इस तरीके से कि आने वाली जनरेशन भी उसका इस्तेमाल कर पाए। सुना है ये बात? ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, इसका जो लास्ट वाली पॉइंट जो समझाया है ना, ये पॉइंट सीधा सीधा आता है कि एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट दैट टू सेव द एनवायरनमेंट फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग एंड परफेक्ट बैलेंस शुड बी मेड बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो इसके बारे में क्या लिखोगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट होता क्या है और ह्यूमन एनवायरनमेंट से कैसे लिंक्ड हैं हम लोग, ठीक है, तो वो चीज़ लिख देनी है। बस यही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और थोड़ा भला कर दो, एक दूसरे को, अपने दोस्त को शेयर कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे कुछ दिनों में। कोई डाउट हो ना इस चैप्टर में तो कमेंट कर देना, ठीक है। लाइक कोई क्वेश्चन हो आपका एनसीईआरटी में या फिर किसी और आप पेपर कर रहे हो तो उसमें, ठीक है।